क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी का स्वागत है आपकी इंग्लिश की क्लास में। आज हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमें अगली क्लास में, आज की क्लास में क्या कुछ करना है। और पिछले जो क्लास हुई थी उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो जो कंटेंट हमने आपको रिकॉर्डिंग में दिया था एक बार 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज करेंगे और अगला पॉइंट इसमें समझेंगे। ठीक है। कल बेटा हमने आपको बात की थी, हम टॉपिक पे बात कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो था जो हमारा टॉपिक था वो था सेंटेंस एनालिसिस। जस्ट अभी मिनट, अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ मैं, वगैरह भी क्लियर होगी। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें आज की जो क्लास है उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा सेंटेंस एनालिसिस का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगले टॉपिक से मिलाएंगे। तो कल हमने जो बात की थी, एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए उनको रिकैपिचुलेट करते हुए आगे इस टॉपिक से जोड़ते हैं उनको। ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमारी जो पहली जो बात थी हमने उसमें बताया था आपको सेंटेंस की अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। पहला स्ट्रक्चर था आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बिना आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये पहले हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आया था उसमें हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ अगर हम उसके साथ कुछ सब्जेक्ट को एक्सपेंड करते हैं या उसके साथ कुछ चीज जुड़ी हुई होती है, इट मीन्स आप अगर दूसरे वर्ड में कहें तो जो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के बाद आती है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक और जो चीज आपने सीखी थी उसमें वो था हमारा कि सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आने के बाद जो चीज होती है वो पार्टिटिव होता है, एडजेंट होता है। एंड देन नेक्स्ट वन, लास्ट जो हमने कल की क्लास में बताया था कि मेन वर्ब के बाद जो चीज लिखी हुई होती है, मेन वर्ब के बाद जो चीज लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। बच्चों इन चीजों का रोल जो है आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके आने वाले हर टॉपिक में इनका रहेगा। ये बातें हमने डिस्कस की थी, इन्हीं को एक बार रिवाइज करते हुए अगले नए कुछ सेंटेंसेस के साथ नई बात को और सीखते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे इसमें। द फर्स्ट सेंटेंस इज, द फर्स्ट वन इज रोहन प्लेज क्रिकेट। बड़े ध्यान से देखना इन सेंटेंसेस को, आपको इसमें भी हर एक सेंटेंस में नई बात मिलेगी। ठीक है। दूसरा हमने लिखा, रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइंट हॉलीवुड। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमने लिखा, मोहित with his friends, Mohit with his friends can play the game. Next sentence है, he gave me 500 rupees. He gave me 500 rupees. The next one is, they offered the guest many dishes. The next one, last one हम लिखेंगे,
मोहन became angry. I have written 6 sentences in front of you. मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस लिखे। ये 6 सेंटेंस आपकी हेल्प करेंगे आपको सेंटेंस एनालिसिस के एक नए पार्ट से मिलवाने में। ध्यान देना, इनको पुरानी बातों को इनके साथ कनेक्ट करते हुए आगे की बात को लेके चलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है क्या है, एक बार मुझे बोल के बता दीजिए। रोहन plays cricket. The first sentence is रोहन plays cricket. मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा। अगर आपने स्ट्रक्चर सीखा है तो आप मुझे एक बार बताइए इसमें रोहन क्या है, रोहन क्या है। आप कहेंगे सर रोहन एक सब्जेक्ट है, रोहन एक सब्जेक्ट है, डूअर है। डूअर के बाद जो हमारी अगली बात इसके अंदर आती है वो क्या है, रोहन प्लेज। प्लेज इन द सेंस आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, मेन वर्ड। अरे बोल के बताइए एक बार, क्या हुआ भाई, ये मेन वर्ड। पहले हमने क्या लिखा, रोहन। रोहन एक सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद अगली जो बात होगी वो हमारी क्या होगी, सर इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू विल से दैट देयर इज नॉट एनी न्यू थिंग इन दिस सेंटेंस। आप कहेंगे सर ये बात हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। उसी के बाद नेक्स्ट जो चीज आई हमारी, ये बात आपकी क्लियर हुई, कोई नई बात नहीं है, पुरानी वही बात है, हमने आपको से जोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आया रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। बेटा एक बार बता दीजिए सब्जेक्ट क्या हुआ इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। आप कहेंगे सर रानी जो है मेन सब्जेक्ट हुआ और द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस बच्चों क्या है, ये क्या है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको साथ साथ बोलने के लिए इसीलिए कह रहा हूं, आप जब तक आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे आपको ये लगना चाहिए कि सर बिल्कुल हमारे सामने है और हम सर से आमने सामने बात कर रहे हैं। तो जो भी मैं आपसे कह रहा हूं आप वहां पे अपना बोल साथ साथ उसका रिप्लाई भी करेंगे। क्या वो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह मैं मान रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं मेरा रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी लगना चाहिए कि सर हमारा जो आंसर है उसको सुन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, रानी, रानी is main subject and the finest actress, this is the additional information. So रानी the finest actress, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सर आपने इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को बच्चे एक नाम दिया था, एक नाम दिया था, क्या नाम कहते हैं उसे ग्रामर में, बहुत अच्छी बात है, क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर है। देन ज्वाइन मेन वर्ब हुआ एंड देन हॉलीवुड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट, यहां तक की बात हमारी बिल्कुल क्लियर हुई। द नेक्स्ट वन इज मोहित। मोहित, अगली हमारी बात क्या है इसके अंदर, मोहित विद हिज फ्रेंड्स कैन प्ले द गेम। सर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हिज फ्रेंड ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। हाँ, हिज फ्रेंड क्या हुआ बच्चों आपका, क्या बात है, एक बच्चा आंसर दे रहा है, मुझे प्लीज बताइए क्या हुआ इसमें, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के लिए हमने बच्चों एक बात बताई थी, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, एट्रीब्यूट कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है मोहित विद हिज फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, किसके साथ जुड़ा है बच्चों, ये प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है। और जो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे आता है, यानी ये फ्रेंड्स में से ही मोहित है, उसके जो दोस्त है उसमें से मोहित जो है वो मेन है। तो ये बच्चों क्या हुआ, एट्रीब्यूट ना कह के इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिटिव कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिटिव। पार्टिटिव और एट्रीब्यूट दोनों में फर्क यही है, ये इसके जस्ट बाद इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये विद प्रीपोजिशन। जैसे कल सेंटेंस था एक हमारा, अगर आपको ध्यान हो मैंने लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन आई और वो उस स्कूल का पार्टिटिव हो गया प्रिंसिपल, यानी पार्ट है किसका, किस में से निकल के आया, वो स्कूल में से, या फ्रेंड में से ही कौन आया है, मोहित। तो दिस विल नोट द एट्रीब्यूट, दिस विल बी पार्टिटिव। बहुत अच्छा रिप्लाई है, अच्छी बात है बेटा, जो भी आंसर आपको पता है आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप अपने कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्या हो गई, कैन क्या है भाई, एक बार बोल के बता दीजिए, शाबाश इसमें। उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम इसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एक बार फिर बताइए, हेल्पिंग वर्ब को ही हमने एक और नाम दिया था, उसे आप क्या कह सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम उसे ए वी लिख देते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में, दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स जब हम इसे लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये कैन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वेरी नाइस। देन नेक्स्ट वन इज प्ले। प्ले क्या होगा हमारा बच्चों इसके अंदर, प्ले क्या हुआ, इन वर्ब हुआ। एंड द गेम, गेम क्या है, गेम क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। गेम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। एक बच्चे ने रिप्लाई किया है ये प्ले मेन वर्ब है, द गेम जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के, इसी तरह रिप्लाई कीजिए। हमें भी आपके रिप्लाई को देख के खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे जिस तरह हम दिल से पढ़ा रहे हैं वो भी दिल से सीख रहे हैं हमारी सिखाई हुई बातों को। और बेटा ये हर जगह काम आने वाली बातें हैं, ठीक है ना। बार बार बता रहा हूँ, फाउंडेशन तैयार हो रहा है आपका इंग्लिश का, ठीक है ना। शुरुआत से अगर अच्छे से करोगे तो आगे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं, फोर्थ सेंटेंस, सी। व्हाट इज सी हेयर, क्या है बच्चों ये, सर हम इसमें लिखते हैं स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। सी क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट। देन दिस वन इज गिव। व्हाट इज गिव हेयर, गिव क्या है, गिव क्या है यहाँ पे हमारा, गिव सर हम कहेंगे मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद मी जो है, एक वर्ड आया आपके सामने, मी। व्हाट इज मी हेयर, व्हाट इज मी हेयर, आप कहेंगे सर ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इट इज क्लियर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ चीज और आपके सामने आई, 500 रुपीज, 500 रुपीज। अब आपके सामने फिर कंफ्यूजन आ गया, सर वहां पे भी आपने कंफ्यूज किया, दो सब्जेक्टों को एक साथ लिखा है ना, यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आया हमारे लिए, क्या ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं या ऑब्जेक्ट की भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। ये आप लोगों का बच्चे, ये आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, मैं ऊपर के इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज करके आपके सामने इस बात को क्लियर कर देता हूं, ऑब्जेक्ट की पार्ट को। बेटा मैंने लिखा वर्ड आपके सामने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये चीज आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ये चीज आपके एक्टिव और पैसिव में, अगर ये बात आपने नहीं समझी एक्टिव पैसिव वॉइस में, कभी भी आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका बेस ही होता है, जैसे आपने बेसिक पढ़ा है वॉइस में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, बट यू डोंट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन यू चेंज। सब्जेक्ट आपने सीख लिया, ऑब्जेक्ट को भी सीखना है। और इसके अंदर होता क्या है, आपके ऑब्जेक्ट बच्चों क्या आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमने इसकी दो कैटेगरी बनाई है, हमने ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी बनाई, और एक को हमने नाम दिया आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को हमने नाम दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने कहा, बड़े ध्यान से समझिए, दूसरा हमने, वेरी नाइस, दूसरा क्या हुआ बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात को समझना है, बात को समझना है, ये होता क्या है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आप कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या होता है, वही चीज बता रहा हूँ सेंटेंस में, उसी को समझना है। आपने स्कूलिंग में भी सीख लिया था, दो है ऑब्जेक्ट, बट कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करता है, ये डायरेक्टली आपका काम करता है वर्ब के, ये डायरेक्टली आपके काम करता है वर्ब के लिए, ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट की जो एडिशनल पार्ट होता है, सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रखता है, वो हुआ क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के लिए काम करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के लिए काम करेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट एडिशनल पार्ट है उसका, उसके लिए काम करेगा।
हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताया, एक बार फिर बताइए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के एडिशनल पार्ट है उसके लिए काम करेगा। वेरी नाइस, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है, वही बात हमने यहाँ पे आपको बताई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है या उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ आपके सामने बताता है। अब ध्यान देना, अगली बात को ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे कहा अब हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, हमने यहाँ पे दो लिखा है, बट वी डोंट नो दैट विच इज डायरेक्ट सब्जेक्ट और विच इज इनडायरेक्ट, सॉरी विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों में हमें इस बात का नहीं पता है ना। तो हमने जो आंसर इसका किया है, हम इसी पे ही अगर इनका एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी पे अगर इन दोनों पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, उससे पहले एक बात सुनना कि ये जो पार्ट है ये आपका क्या है बच्चों, पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन आपने सीखी थी, सेंटेंस की डेफिनेशन आपने सीखी थी। और क्या होता है सेंटेंस की डेफिनेशन, एक बात फटाफट मुझे कमेंट में बताओ। शाबाश, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख के बताएंगे। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसमें हमने किया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी नाइस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग दैट इज सेंटेंस। तो इसका मीनिंग जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने एक आपसे बात की, मैंने इस पार्ट को यहाँ पे साइड किया, मैंने इस पार्ट को आपके सामने यहाँ पे साइड किया, मैंने कहा सी गेव मी, इज इट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन? नो सर। या फिर अगर हम दूसरे दूसरे और फिर मैंने इसको आपके सामने हटाया, मैंने कहा सी गेव 500 रुपीज, उसने क्या कहा, सी गेव 500 रुपीज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर हम इस वर्ड को हटाते हैं तो सी गेव 500 रुपीज, यानी इस वर्ब के लिए बच्चों अब काम किसने किया, देने का जो काम हुआ वो क्या हुआ है 500, यानी देने का काम 500 रुपए। तो आप इसको क्या कहेंगे, अब आपको समझ आया इस तरह से। ये वर्ब के लिए काम कौन करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के इसने कोई काम नहीं किया, बल्कि देने का जो काम हुआ है वो ये है ना। इस चीज को देने का काम हुआ है 500 रुपीज को। सो यू कैन से दैट नाउ, अब आप क्या कह सकते हैं, 500 रुपीज क्या है बच्चों आपका डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हुआ। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को। गेव जो है वर्ब ने क्या किया है, इसे काम किया है, ठीक है ना। ये जो आपका 500 रुपीज हुआ, ये जो आपका 500 रुपीज है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिए इसने काम किया है। उसके बाद हमने कहा सी गेव मी, इसने क्या किया 500 रुपीज दिए, और किसने दिए, इसे दिए, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड कर रहा है। तो बच्चों इसे क्या कहोगे, अब आप इसे क्या कहोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में फर्क समझ आया सभी को, दोनों में फर्क समझ आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो एस्पेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट वर्ब के लिए काम करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो आपका सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ ध्यान देना। इसमें आपको कहा दे, क्या है बेटे एक बार बोल के बताओ, शाबाश, क्या है ये दे, ये सब्जेक्ट हुआ सर हमारा, ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद ऑफर्ड क्या हुआ भाई हमारा, ऑफर्ड क्या हुआ, ऑफर्ड सर हमने कहा ये हमारी वर्ब हुई, ऑफर्ड क्या हुआ, वर्ब हुई। उसके बाद आपके सामने द गेस्ट और मैनी डिशेज। कई बार हम कर लेते हैं कि जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इनडायरेक्ट में कर लेते हैं, नाउन होती है वो डायरेक्ट में होते हैं, बट बेटा वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे एप्लीकेबल होने का मतलब कि कॉम्पिटिटिव में आपको उस बात का रीजन समझ आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव में आपका उसका रीजन, जो चीज मैंने बताई है अगर आप उसको जान पाए तो ही आप उसको विश्वास करना है, क्योंकि हर टीचर अलग अलग चीजें बताता है, हर टीचर का अपना मेथड होता है, हर किताब जो है आपको बहुत सारी बातें बताएंगी और बहुत सारी एक ही चीजों को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इफ यू डोंट बिलीव देन यू, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग यू डोंट बिलीव ऑन दैट। आप अगर उस पे
आपको समझ नहीं आया तो आप उसको नहीं मानेंगे। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें आपके सामने द गेस्ट और मैनी डिशेज, ये दो चीजें लिखी हैं। एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए अपने कमेंट्स में कि द गेस्ट है और मैनी डिशेज है, विच वन इज डायरेक्ट और विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट है, बट कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, प्लीज आप मुझे बताइए। द गेस्ट कौन सा है? सर इसका आंसर अगर हम कहें, तो क्या होगा? जो वर्ब के लिए काम करेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक बार यहाँ पे देख लीजिए, दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर्ड किया। और क्या ऑफर्ड किया? द गेस्ट। नहीं सर, ये तो नॉनसेंस हो गया, उन्होंने गेस्ट थोड़ी ऑफर किए हैं, है ना। दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर की, क्या सर यहाँ ऑफर पे की? मैनी डिसीज है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो यहाँ पे द गेस्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। मैनी डिशेज, क्योंकि इसका देखो हमें रीजन पता चला। हम इसमें रीजन जरूर हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश में जब तक किसी बात को आप कोई कह रहे हैं ग्रामर के अंदर और उसका रीजन आपको नहीं पता, आप इसे सब्जेक्ट कह रहे हैं, आप इसका रीजन नहीं जानते सब्जेक्ट क्यों है, तो आपको इंग्लिश नहीं आती। आपको रीजन पता होना चाहिए। तो मैनी डिशेज को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये भी बता दीजिए क्यों कह रहे हो आप इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था गेस्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आप इससे बता रहे हैं व्हाई दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लीज टेल मी। Sir, this is a direct object because sir, it is giving the complete meaning in the sentence, and when we use the guest, it is not giving complete meaning. Suppose that sir, we hide the guest and they offered many dishes. It is a complete, it gives complete meaning of sentence. इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, वेरी नाइस, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा। आपका आंसर जो है सचमुच काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं इन चीजों को। और इस तरह से आप लोगों को सीखने का जो जज्बा देख के ना हमें भी लगता है कि हमारे बच्चों को हमें बहुत नई नई बातें बतानी चाहिए। तो यहाँ बच्चों आपने ये बात बोली कि ऑफर्ड जो किया गया है वो बच्चों क्या है? डिशेज है, ना कि गेस्ट। और इसने काम क्या किया है? सीधा इसके लिए काम किया है, तो इसे आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छा आंसर था। और ये जो आपकी बात हुई ये क्या है? इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहा है, तो दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में फर्क समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट के दोनों एस्पेक्ट समझ आए होंगे। डायरेक्ट जो होता है वो वर्ब के लिए काम करेगा, इनडायरेक्ट आपका सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया प्लीज एक बार आप रेज हैंड कीजिए या थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मोहन बिकेम एंग्री। मोहन बिकेम एंग्री। टेल मी इन दिस सेंटेंस, आप प्लीज मुझे इस सेंटेंस में बताएंगे मोहन क्या हुआ? Subject. मोहन क्या हुआ बच्चों? मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बिकेम, बिकेम व्हाट इज बिकेम हियर? बिकेम क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? व्हाट इज बिकेम? दिस इज मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। उसके बाद एंग्री जो है, एंग्री है वो क्या हुआ Direct आपका? object. एंग्री हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात आपने कल की जो क्लास थी उसमें सीखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक डेफिनेशन आपके सामने रखने वाला हूँ और आपको ध्यान आएगी उस डेफिनेशन के कि ये वर्ड क्या है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बताने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला बच्चों क्या कहलाता है? जल्दी से बोल के बताओ क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये लिखा कहाँ है आपका? ऑब्जेक्ट की जगह। ये किसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है? सब्जेक्ट की। मोहन बिके, मोहन हुआ। और क्या हुआ भाई यहाँ पे? वो एंग्री हुआ। ठीक है ना। तो इसे हम ऑब्जेक्ट तो कहेंगे, लेकिन ये आपका क्या है यहाँ बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। बहुत सारे एग्जाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कल की बात में भी हमने सेंटेंस में किया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के लिए इस डेफिनेशन को हमेशा ध्यान रखो, आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला,
ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज दिस वन? दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस एनालिसिस के इस पार्ट में, सेंटेंस एनालिसिस के इस पार्ट में आपने किस किस चीजों को, जिन जिन चीजों को मैंने आपको बताया अच्छे से आपने समझा होगा। अभी अगर आप कहें तो इसी में से मैं आपसे एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ, एक चीज अगर आप कहें तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। प्लीज आपने अगर ध्यान से समझा है तो मुझे इसका आंसर जरूर बताना। मुझे छोटा सा डाउट है आपके लिए। अभी कुछ देर पहले बच्चों मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा था, अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था और मैंने आपके लिए लिखा था रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, और एक हमने लिखा था द फाइनेस्ट एक्ट्रेस रानी, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस रानी। अब मुझे आपको बात क्लियर हो गई थी कि हमारा जो पार्ट है कौन सा लिखना ठीक है, लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है कि मैं अगर इस मीनिंग को देखता हूँ रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, रानी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस मुझे सही लग रहा है, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को देखा, जब मैंने इस सेंटेंस को देखा, आगे का पार्ट आपने किया है वो क्लियर है, यहाँ डाउट है। मैंने इस सेंटेंस को जब देखा तो यहाँ लिखा है द फाइनेस्ट एक्ट्रेस रानी। भाई सेंटेंस तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, सेंटेंस तो कहना तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, तो क्यों हम उसकी तरफ जा रहे हैं? इसके लिए अभी जो कुछ देर पहले ही एक बात हुई थी कि टीचर आपको कुछ भी बताए आपको मानना नहीं है, आपको उस चीज को जानना है। आपको जो टीचर ने बात बताई है उसको जानना है, और जानने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, जानने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। ठीक है ना, कहने से नहीं मानना। तो इसको एक बार मैं आपके सामने फिर एक क्लियर कर दूं कि सर लग तो दोनों हमें ठीक रहे हैं, कोई आपसे पूछे तो लग तो दोनों ही हमें ठीक रहे हैं, लेकिन इसे क्यों कहा गया? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले नहीं आ सकती? तो इसका आंसर हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने कहा रानी, और उसके बाद हमने बच्चों कहा फाइनेस्ट एक्ट्रेस, और ये फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या थी आपकी, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर मैं आपके सामने एक्सपेंड करूं, ध्यान से समझना, इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक्सपेंड करूं, जैसे मैंने कहा रानी और फिर मैंने कहा हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, मैंने कहा रानी मेन सब्जेक्ट हुआ, और फिर मैंने इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करके ये बनाया रानी सर हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। विनय सर, टाइम है सर अपना, अगला बैच स्टार्ट होने वाला है सर अभी। कितने मिनट है सर? एक ये बस लास्ट मिनट है सर अपने पास, 1 मिनट में फिनिश कर लेंगे। बस ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ जी उसके बाद। बेटे ध्यान से समझना, इसमें हमने क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड किया और हमने कहा हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। तो आपको ये क्लियर हुई कि सर बिल्कुल इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने कहा यहाँ पे रानी को एक्सपेंड करना चाहा, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस के बाद हमने इसको एक्सपेंड किया तो मैंने लिखा हु इज रानी। क्या ये एक्सपेंड हुई? अब आप कहेंगे सर जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। बच्चों क्या नहीं कर सकते? मेन सब्जेक्ट है उसको, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रानी को पहले लिखेंगे। और दूसरी बात, एक बात तो ये हुई कि हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये मेन सब्जेक्ट हुआ। दूसरी बात क्या हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हमेशा बाद में ही आती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो बच्चों हमेशा बाद में ही आएगी, पहले वो मेन क्या है उसी के बारे में तो पता होना चाहिए, उसी की तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या पहले उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो फिर उसका मेन कैरेक्टर बता रहे हैं? नहीं, पहले क्या होगा, ये चीज आपकी क्लियर हुई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सेंटेंस एनालिसिस का जो पार्ट था आपकी फाउंडेशन थी इसमें, जिसमें आपके 3-4 चीजें थी, PQRS होगा या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, दूसरी बात आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तीसरी बात आप कह सकते हैं आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। जिन चीजों से आपके काफी हेल्प मिलेगी
और कल की क्लास में हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक से मिलाएंगे, जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो इसी तरह से इतनी ही लगन से, मेहनत से आप लोग अपनी क्लासेस को अटेंड करते रहिए और हर एक चीज को ध्यान से समझते रहिए। तो आज की क्लास में यही एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।